Hello and welcome to my channel. A very good afternoon to all of you present here. So let's start today's editorial analysis. I am taking the editorial Grim Future on the Economy Discomfiting Data from the Hindu newspaper. पार्ट वन है वोकेबलरी का. पहले हम वोकेबलरी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं एडिटोरियल से. फर्स्ट वर्ड है डिस्कम्फाइटिंग. ठीक है, लास्ट में देखिए आईएनजी है तो क्या है ये? एडजेक्टिव. डिस्क्राइब करता है फीलिंग को. ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो ये जो वर्ड है डिस्कम्फाइटिंग मतलब क्या करता है? डिस्क्राइब करता है क्या? फीलिंग. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया. मीनिंग देखें, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और वरी. ठीक है, परेशान करने वाला. सिनोनिम्स: अनसेटिंग, डिस्टर्बिंग, ट्रबलिंग, अनईजी, अलार्मिंग. ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स. ऑपोजिट्स देखिए, एंटोनिम्स: कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग, प्लीजेंट, सूथिंग, काल्मिंग. ऑल दीज आर ऑपोजिट्स. ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे आप इसको एग्ज़ाम में? यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स देख लें, आप इसको ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को. कैसे? रीसेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स प्रेजेंट अ डिस्कम्फाइटिंग पिक्चर ऑफ स्लोइंग ग्रोथ. ठीक है, निमोनिक कैसे याद रखेंगे? डिस प्लस कम्फर्ट. डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स. डिस प्लस कम्फर्ट मतलब नो कम्फर्ट. डिस का मतलब क्या होता है? नो. तो नो कम्फर्ट, डिसकम्फाइटिंग. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट देख सकते हैं आप पिक्चर में, वो अपना रिजल्ट देख के बहुत ज़्यादा परेशान है. ठीक है, उसकी सिचुएशन कैसी हो रही है? डिसकम्फाइटिंग. और पीछे लिखा हुआ भी है फेल्ड. जो बच्चे फेल्ड हैं उनकी लिस्ट लगी हुई है रिजल्ट देख के. इसके भी पेपर में यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल में एफ लिखा हुआ है, मतलब ये फेल हो चुका है और ये देखकर परेशान हो रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन लास्ट में देखिए TION है, तो जिस वर्ड्स में TION होता है वो क्या होते हैं? नाउन्स. ठीक है, मीनिंग क्या है? श्रिंकिंग और डिक्रीज, गिरावट आना, सिकुड़ना, कम होना. ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, डिक्लाइन, रिडक्शन, डिक्रीज, श्रिंकेज, ड्रॉप. ये सब क्या होगा? इसके सिनोनिम्स हो गए. ऑपोजिट देखते हैं, एक्सपेंशन मतलब बड़ा होना, विस्तार, ग्रोथ आगे बढ़ना, इंक्रीज बढ़ोतरी, राइज बूम. ठीक है, तेज़ी. तो ये सब क्या होगा? इसके ऑपोजिट्स हो गए. कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्ट्स वीक डिमांड कंडीशंस इन द इकोनॉमी. इस तरह से आप इसको अपने आंसर्स में या ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. निमोनिक, कॉन्ट्रैक्ट मतलब गेटिंग स्मॉलर. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा होना, कम होना, तो कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे आप बैलून की पिक्चर देख सकते हैं. ये बैलून जो है स्लोली स्लोली क्या हो रहा है? कम हो रहा है. इसमें से जो एयर है वो निकलती जा रही है. ठीक है, इसमें आवाज़ भी आ रही है. जब हम देखते हैं कोई बैलून आपके पास हो और आपने नोट किया हो, जब वो कम हो रहा होता है उसमें से उसकी जो गैस है, ये हवा है, एयर पास हो रही होती है, तो वो कैसे हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना. तो यहाँ से इस पिक्चर से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं इजली. चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं, एस्केलेशन. एस्केलेशन, यहाँ पे TIO है ना, तो क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा. पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है. क्या मतलब होता है? इंक्रीज और इंटेंसिफिकेशन, बढ़ना या वृद्धि. ठीक है, सिनोनिम्स: राइज, सर्ज, इंक्रीज, इंटेंसिफिकेशन, ग्रोथ. ये सब क्या होगा इसके एस्केलेशन के सिनोनिम्स. और सबका मतलब क्या है? तीव्रता, विकास, वृद्धि, उछाल, बढ़ना, ये सब मतलब है. ठीक है ना, आगे की तो और बढ़ना. ऑपोजिट देखिए, एंटोनिम्स देखिए, डिक्लाइन, रिडक्शन, डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप. ये सब क्या होगा? इसके ऑपोजिट्स हो गए. कैसे और कहाँ यूज़ करेंगे आप इसको? यूपीएससी वाले बच्चे देखें, जियो पॉलिटिकल एस्केलेशन कैन डिस्टर्ब ग्लोबल सप्लाई चेन्स. नेमोनिक देखें, एस्केलेटर गोज अप, एस्केलेशन इंक्रीज. ठीक है, एस्केलेटर देखिए यहाँ नीचे पिक्चर बनी हुई है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है. यहाँ पे एरो बना हुआ है ऊपर जाने का. नीचे देखिए, तो एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ना. तो आप एस्केलेशन वर्ड इस तरह से एस्केलेटर से याद रख सकते हैं. फोर्थ वर्ड देखिए, प्रूडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार आता है ये. प्रूडेंट, यहाँ पे लास्ट में ENT लगा हुआ है. क्या है ये? एडजेक्टिव. क्या मतलब होता है? वाइज एंड केयरफुल. ठीक है, वाइज एंड केयरफुल, समझदार. सिनोनिम्स देखिए, वाइज, सेंसिबल, कॉशियस, जुडिशियस, केयरफुल. ये सब सिनोनिम्स हो गए. एंटोनिम्स देखें इसके. ठीक है, ऑपोजिट्स: फूलिश, मूर्ख, रेकलेस, लापरवाह, केयरलेस, असावधान, इम्प्रूडेंट, रैश, जल्दबाज. ये सब क्या होगा? ऑपोजिट्स. कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए,
अ प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी इज असेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहाँ वर्ड आया प्रूडेंट, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब प्रॉफिट प्लस स्टूडेंट, इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, प्रॉफिट और स्टूडेंट में, मतलब प्रूडेंट। और इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्ट डिसीजंस, मतलब प्रॉफिट। और इस निमोनिक को आप इस पिक्चर के थ्रू याद रख सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। क्या ये स्मार्ट स्टूडेंट है, डिसीजंस ले रहा है, अपने स्मार्ट डिसीजंस, प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। इसके यहाँ पे देखिए एयर बबल में जो है वो सोच रहा है, और उसमें क्या है? प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे उसको आइडिया आ रहा है, इस तरह से पैसे बने हुए हैं, ठीक है। और आप टेबल पे भी देखेंगे तो कैलकुलेटर है, पैसे, नोटबुक वगैरह है। तो आप इस निमोनिक को या इस वर्ड को, प्रूडेंट को, इस पिक्चर के थ्रू याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एलिविएटेड, एलिविएटेड, ठीक है। लास्ट में क्या है? ईडी, मतलब ये एलिविएट एक वर्ब है और इसमें पास्ट फॉर्म लगी हुई है, ईडी लगा के क्या हो गया? ये पास्ट फॉर्म बन गई। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वर्ब। मतलब देखें इसका क्या होता है? रिड्यूस और मेड लेस सीवियर, कम करना या राहत देना। सिनोनिम्स देखिए, रिलीव्ड, रिड्यूस्ड, ईज्ड, मिटिगेट, लेसेंड। इन सब के मतलब क्या होते हैं? राहत देना, कम किया, हल्का किया, कम करना, घटाया, ठीक है। ये सब होगा सिनोनिम्स, क्योंकि एलिवेट का मतलब भी रिड्यूस करना होता है। तो ये सिनोनिम्स होगा इसके। ऑपोजिट देखिए, एंटोनिम्स देखिए, वर्सेंड, एग्रीवेटेड, इंक्रीज्ड, इंटेंसिफाइड, हाइटेंड। ये सब क्या होगा? बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, तीव्र करना, खराब कर देना। वर्सेंड मतलब बदतर कर देना, है ना। चलिए यूपीएससी में देखिए बच्चे कैसे इस्तेमाल करेंगे इस वर्ड को। पॉलिसी इंटरवेंशन कैन एलिविएट रूरल डिस्ट्रेस। नेमोनिक एलिविएट, ए प्लस लिविएट, इस तरह से डिवाइड करिए वर्ड्स को। और इसका मतलब क्या हो गया? लिफ्ट पेन अप, ठीक है। पेन को ख़त्म करना, मतलब रिड्यूस करना। लिफ्ट पेन अप, पेन अप मतलब ये मत समझिए कि ऊपर करना, इसका मतलब उसे ख़त्म कर देना। लिफ्ट पेन अप, पेन को हटा देना, रिड्यूस करना। पिक्चर के थ्रू भी आप इस वर्ड को इजीली समझ सकते हैं, नेमोनिक को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर है, इसके हाथ में एक मेडिसिन है और ये पेशेंट है, ही इज़ वेरी हैप्पी। वाई? क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद उसको राहत मिली है, उसकी जो प्रॉब्लम थी, डिजीज़ था, वो कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एलिविएट का मतलब आप इस पिक्चर के थ्रू याद रख सकते हैं। पार्ट 2 में आ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और प्रपोजिशन या एडवर्ब का, और उससे नया मतलब फॉर्म होता है। एडिटोरियल से फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑन टॉप ऑफ। कम ऑन टॉप ऑफ क्या मतलब होता है? टू बी एडेड टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, पहले से मौजूद समस्या पर और झुलना, ठीक है। पहले से, ऐसा हम बोलते हैं ना, पहले से ही प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर प्रॉब्लम हो गई, है ना। पहले से समस्या थी, इसके ऊपर एक और आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं उसके लिए? कम ऑन टॉप ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, राइजिंग इन्फ्लेशन हैज़ कम ऑन टॉप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़। क्या अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़ तो थे ही कंट्री में, लेकिन उसके ऊपर क्या आने लगी? अब महंगाई हो गई, राइजिंग इन्फ्लेशन। आपको पता है ईरान और यूएस की जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से जो गैस है, पेट्रोल है और दूसरी चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयड इशूज़ तो थे अनएम्प्लॉयमेंट की कंट्री में, उसके ऊपर क्या आ गई? राइजिंग इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉल इन लाइन विद, ठीक है। फॉल इन लाइन विद, इसका मतलब टू मैच और एडजस्ट अकॉर्डिंग टू समथिंग। मैच करना या एडजस्ट करना किसी के अनुसार, किसी के अनुसार ढलना, मेल खाना, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन विल फॉल इन लाइन विद द डिक्लाइनिंग डिमांड। प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? ढल जाएगी, मेल खा जाएगी जब डिक्लाइन होगी डिमांड। चलिए आगे बढ़िए। फिक्स प्रपोजिशन देखिए, डिपेंड ऑन, या देखिए डिपेंड के साथ क्या लगा हुआ है? ऑन। फिक्स प्रपोजिशन लगा हुआ है। क्या मतलब होता है इसका? टू रिलाई ऑन समथिंग और समवन, निर्भर होना। एग्जाम्पल, इंडिया डिपेंड्स ऑन एनर्जी इम्पोर्ट्स फॉर इट्स नीड्स। सेकेंड, लीड्स इनटू, टू रिजल्ट इन और कॉज समथिंग, परिणाम देना, ठीक है, कि और ले जाना। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक स्लो डाउन कैन लीड इनटू अ मेजर क्राइसिस। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया तो कहाँ लेके चली जाएगी? क्या परिणाम निकलेगा उसका? मेजर क्राइसिस हो जाएंगे कंट्री में। चलिए कोलोकेशंस आपको पता है नेचुरली गो टुगेदर वर्ड्स होते हैं और पेयर्स में ही आते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ये आपने पढ़ा होगा एडिटोरियल में, न्यूज़ में एक साथ आते हैं ये वर्ड्स, इकोनॉमिक के साथ फंडामेंटल्स आता है। क्या मतलब है इसका? एडिटोरियल में देखते हैं, रिफर्स टू द बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक ग्रोथ, डिमांड, प्रोडक्शन दैट डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं
जैसे कि ग्रोथ, डिमांड, प्रोडक्शन, ये सब दिखाना और बताना कि इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है। ठीक है। फंडामेंटल्स कॉमनली कोलोकेट्स विद फील्ड लाइक इकोनॉमी, बिजनेस, साइंस। अगर आपने नोट किया हो न्यूज़ में वगैरह में, एडिटोरियल में, रिपोर्ट्स में, फॉर्मल एकेडमिक कोई आर्टिकल आपने पढ़ा हो या रिपोर्ट देखी हो, तो हमेशा उसमें फंडामेंटल जो है कोलोकेट होता है किसके साथ, या तो इकोनॉमी के साथ आएगा, या बिजनेस के साथ आएगा, या साइंस के साथ आएगा। हमेशा हम बोलते हैं इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, कभी भी आप नॉट इकोनॉमिक बेसिक्स नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, लिख कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हेल्प अ कंट्री हैंडल क्राइसिस। चलिए सेकंड कोलोकेशन देखते हैं, सप्लाई क्रंच। वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई क्रंच किस चीज़ को रिफर किया है, रिफर टू अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई स्पेशली ऑफ असेंशियल गुड्स लाइक ऑयल एंड गैस। ठीक है। ये दिखाना किस चीज़ की शॉर्टेज, सप्लाई की शॉर्टेज, और एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है, स्पेशली ऑफ असेंशियल गुड्स, जैसे कि ऑयल और गैस, है ना, उनकी शॉर्टेज होती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। तो हमेशा देखिए क्रंच जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है सप्लाई के साथ, कैश या टाइम के साथ, दिखाने के लिए क्या, शॉर्टेज। फाइन। हम हमेशा बोलेंगे सप्लाई क्रंच, कभी भी हम नॉट सप्लाई शॉर्टेज प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, ना बोलेंगे फॉर्मल यूजेज में। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री इज फेसिंग अ सप्लाई क्रंच ड्यू टू राइजिंग ऑयल प्राइसेस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एडिटोरियल से, फर्स्ट वर्ड जो है रिसेशन। रिसेशन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, देख लीजिए। और देखिए CUET, जामिया और SSC वाले स्टूडेंट्स की तो MCQs आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन UPSC वाले बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्हें सेंटेंस बनाना है, किसी बड़ी बात को छोटा करके बताना है, लिखना है, और अच्छा फॉर्मल आंसर लिखना है, तो उनको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। चलिए इसको क्या बोलेंगे, रिसेशन को किस तरह से क्वेश्चन आएगा, अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक मंदी का वन वर्ड बताइए, है ना, ऑप्शन दे देंगे, चूज करना होगा, क्या है, रिसेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेरिटी। क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक मेजर्स टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड कंट्रोल डेफिसिट्स, खर्च में कटौती। क्या आएगा इसका वन वर्ड, ऑस्टेरिटी। फाइन। चलिए ईडियम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो सेकंड वाला है ये तो एडिटोरियल से ही है, अभी हम पढ़ेंगे एडिटोरियल तो आपके सामने आ ही जाएगा। और फर्स्ट वाला जो है वो रिलेटेड है, जो आज का टॉपिक है, थीम है एडिटोरियल की, तो उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल मैंने आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला, राइटिंग ऑन दी वॉल। ठीक है। राइटिंग ऑन दी वॉल क्या मतलब होता है, दिस रिफर्स टू क्लियर साइंस और वार्निंग्स दैट अ सिचुएशन इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट और फेल। आने वाले खतरे या समस्या के स्पष्ट संकेत। ठीक है, कोई खतरा आने वाला है, कोई डिफिकल्टी आने वाली है, उसके क्लियर साइंस मिलना या वार्निंग्स मिलना। एग्जाम्पल देखिए, द फॉलोइंग सेल्स वर अ राइटिंग ऑन द वॉल फॉर द कंपनीज फ्यूचर। जो सेल्स में गिरावट आ रही थी वो क्या थी, साइंस से, राइटिंग ऑन द वॉल मतलब साइंस से, वार्निंग्स थे, किसके लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए, कंपनी की जो है सही ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, कंपनी फॉल हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, हिंडसाइट इज 2020। क्या मतलब होता है इस इडियम का, दिस मीन्स इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन आफ्टर इट हैज़ हैपेंड बट मच हार्डर टू प्रिडिक्ट इट। बाद में सब कुछ साफ समझ में आना। ठीक है। क्या मतलब हुआ कि सिचुएशन को समझना तो आसान था, कब, जब वो हो चुकी, कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद सिचुएशन को समझना, है ना, उसको क्या बोलेंगे, हिंडसाइट इज 2020। एग्जाम्पल देखिए, हिंडसाइट इज 2020 बट दे शुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर बिफोर द क्राइसिस। क्या मतलब हुआ कि हिंडसाइट तो 2020 था, मतलब सिचुएशन बहुत देर से समझ में आई, लेकिन अगर पहले से समझ में आ जाती, पहले से प्रिडिक्ट हो जाती, तो हम जो है बेटर स्टेप्स ले सकते थे ताकि क्राइसिस ना हो, हम पहले से प्रिपेयर हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4, जार्गन्स। आपको जार्गन्स आपको पता ही है, स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ होते हैं, पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे इकोनॉमिक्स में, लॉ, मीडिया वगैरह में। ठीक है, और कॉमन पीपल जो हैं उनको मुश्किल होती है समझने में, क्योंकि इस तरह के जो टर्म्स हैं या इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जो आया है आज के एडिटोरियल में, जीडीपी। जीडीपी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा क्या होता है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी एक पीरियड में टोटल वैल्यू किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस की जाती है कंट्री में।
सेंटेंस देखिए, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन दिस ईयर। ठीक है, चलिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन, फिस्कल डेफिसिट। ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा ना, फिस्कल डेफिसिट आता है ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ में, ज़्यादातर आता है फिस्कल डेफिसिट, डीडीपी वगैरह। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। किसके बीच में गैप? गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बीच में, सरकार के कुल खर्च और कुल आय के बीच का अंतर, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इनको नोट करा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। इनफैक्ट एमसीक्यू आए तब भी, आपको आंसर लिखना हो तब भी। ठीक है, और क्लॉज टेस्ट में, स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट बता रही हूँ, क्लॉज टेस्ट में भी आपके जो है ऑप्शंस में दे सकते हैं आपको कोलोकेशंस, जार्गन्स। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का। राइजिंग ऑयल प्राइसेस कैन इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री। नाउ दिस इज द एडिटोरियल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। इसको आप रीड करिए। आई एम गिविंग यू 1 minute एंड देन वी विल डिस्कस इट। फाइन। चलिए डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल को। द इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली बीन यील्डिंग सम डिस्कम्फाइटिंग डेटा। नोट करेंगे वोकेबलरी जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, सब इसमें आएगी। ठीक है, इवन बिफोर द वॉर इन वेस्ट एशिया बिगेन। क्या बताया जा रहा है कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसके अंदर वरिंग साइंस जो हैं आ रहे हैं, बैड डेटा शो हो रहा है। कब से? वार शुरू होने से पहले। जो वेस्ट एशिया में आपको पता है वॉर चल रही है, गल्फ और यूएस के बीच में। ठीक है, तो उस वॉर शुरू होने से पहले ही इंडिया में जो इकनॉमी है, इंडिया की इकनॉमी है, उसमें बैड डेटा शो हो रहा था, वार्निंग साइंस शो हो रहे थे। अब वो सब क्या थे, कैसे थे, वो हम सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट रीसेंट ऑफ दीज, सबसे रिसेंट वाली बात करी जा रही है। इस डेटा को आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे उसके बाद। द मोस्ट recent of these was the February 2006 data on the index of 8 core industries। ये सबसे recent डेटा शो हो रहा है यहाँ पे। क्या था? February 26 में जो डेटा आया था किस पे? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज पे। उसमें क्या आता है? उसमें क्या आता है? आगे बढ़ते हैं। दिस रिलीज showed that growth in the overall index had dropped to the 3 months low in February, half the rate of what is saw in January। ठीक है, जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, रीसेंट डेटा आया है फरवरी 2006 में, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें क्या आता है? इंडिया का कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। उसमें जो है बहुत कम क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। और ये जनवरी से भी ज़्यादा आधी है, मतलब जनवरी में फुल थी समझ लीजिए, तो फेबररी में क्या हो गया? बिल्कुल ही हाफ हो गई। किसकी ग्रोथ? की इंडस्ट्रीज़ जो आती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़, मतलब जो की इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल। ठीक है, फेबररी की ग्रोथ कैसी है? बहुत लो हो गई है जनवरी के लेवल में। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज नॉट अ केस ऑफ हाई बेस इफेक्ट ईदर, with growth in February 2025 have been just 3.4%। The sector-wise data reveal further issues। अच्छा, ये बताया गया है कि ये जो केस है हाई बेस इफेक्ट का नहीं है। फरवरी 2025 में भी सिर्फ और सिर्फ 3.4% ही ग्रोथ सामने आई थी। ठीक है, ये पिछले साल का डेटा बताया उन्होंने, 2025 से कंपेयर किया है, क्योंकि इसी साल की बात नहीं है, पिछले साल भी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की बहुत नीचे चल रही थी, बहुत स्लो डाउन थी। आगे देखते हैं। द सेक्टर वाइज डेटा रिवील फर्दर इश्यूज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे। ठीक है, क्या बताएंगे इसमें? सेक्टर वाइज जो है इश्यूज रिवील होंगे आपके सामने। इस डेटा को आप नोट करेंगे, आगे आने वाले डेटा को मैं बता रही हूँ। द डोमेस्टिक क्रूड ऑयल इंडस्ट्री हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 6 consecutive months। वो देखते हैं। इनफैक्ट द सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन 20 आउट ऑफ द लास्ट 24 months।
देखिए इस सेंटेंस में बात हो रही है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की। डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है उसमें बहुत गिरावट आई है, ठीक है, और दिखाया गया है कि 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक गिरावट दिखाई गई है। यहाँ तक कि जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो और सामने आए हैं इसी सेक्टर के अंदर, ये आए हैं कि 20 आउट ऑफ लास्ट 24 मंथ्स तक ये जो सेक्टर है, ये जो क्रूड ऑयल का सेक्टर है, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का सेक्टर, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और घटा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था। तो इसलिए क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल में जो इंडिया प्रोड्यूस करता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या देखी गई है, लो ग्रोथ हुई है, ठीक है, डिक्लाइन हो गया इकोनॉमी में। सेकंड बात करेंगे ये नेचुरल गैस की। द नेचुरल गैस सेक्टर 2 जो इंडिया प्रोड्यूस करता है उसके अंदर भी क्या हुआ है, जो सेक्टर ये सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। फॉर द लास्ट 20 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में देखा गया है कि ये सेक्टर जो है नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ दो चीज़ों की बात हुई, क्रूड ऑयल और गैस सेक्टर, नेचुरल गैस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज कंटेक्स्ट। From about the middle of last year, it had been increasingly clear that there would be some sort of escalation between the US and Iran, even if the exact nature of the war now could not have been predicted then. तो क्या बताया जा रहा है इसमें, कंटेक्स्ट देखते हुए ये बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर के मिडल से ही क्लियरली नज़र आ रहा है किसी सॉर्ट का एक्सलेशन होने वाला है, मतलब इंक्रीमेंट होने वाली है किसके अंदर, यूएस और ईरान वॉर के अंदर। जो वहाँ पे पहले से हम सोसाइटल इश्यूज देख रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज देख रहे हैं पिछले साल से ही, तो उसको देखते हुए है ना, प्रिडिक्ट करते हुए नज़र आ रहा था कि आगे आने वाला जो वक्त है वो सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और राइटर क्या बोल रहे हैं। इट इज़ नो सीक्रेट दैट इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी imports, especially from the region that would have faced the brunt of any such escalation. अब यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो हेविली डिपेंड करता है इम्पोर्ट्स पे, जैसे कि ऑयल और गैस, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से हम लेते हैं, ख़ास तौर से मिडल ईस्ट कंट्रीज से, वेस्ट एशिया से, ठीक है। और अब जो ये टेंशन्स हो गई हैं यूएस और ईरान के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई जो है वो रोक दी गई है, प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई के अंदर, सप्लाई इफेक्ट हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, the large part of the contraction in domestic production was likely because imports were coming cheap, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पे बात कर दी गई है इसी चीज़ की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कम हो गए हैं, सप्लाई भी बाहर से रोक दी गई है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, आगे देखते हैं। येट एज टेंशन इंक्रीज्ड, और टेंशन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही हैं, it might have been more prudent to have increased domestic oil and gas production over the last 8 months so as to at least build reserves, if not to also temporarily reduce import dependence। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं राइटर, जब हमें पहले से ही नज़र आ रहा था पिछले साल से कि वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे गल्फ़ के बीच में और यूएस के बीच में, तभी से क्या करना चाहिए था इंडिया को, स्टोरेज कर लेनी चाहिए थी, है ना, स्टॉक्स रिजर्व्स बना लेनी चाहिए थे, जो कि नहीं बनाए गए, ये मिस्टेक्स हो गई हैं। और डिपेंडेंस जो है इम्पोर्ट्स का, क्योंकि इंडिया जो है हेविली डिपेंड है इम्पोर्ट्स के ऊपर, तो उसे कम कर देना चाहिए था, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता, आज जो सप्लाई शॉर्टेज है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। इंडिया को जो अपनी प्रोडक्शन है डोमेस्टिक ऑयल की और नेचुरल गैस की, ये प्रोडक्शन भी बढ़ा देनी चाहिए थी। परमानेंटली रिड्यूसिंग सच डिपेंडेंस विल टेक टाइम। अब परमानेंटली ये रिड्यूस करना डिपेंडेंस, जो इंडिया डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, ये अब इसको टाइम लगेगा, ठीक है, डिपेंडेंस विल टेक टाइम, बट टेम्पररी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पुश एज इज belatedly underway might have considerably alleviated the current supply crunch। लेकिन अगर हम इसको पहले से सोचते और इस पे काम करते तो क्या होता, जो आज जो सप्लाई क्रंच हो गया है, इकोनॉमी इंडिया की गिरती जा रही है, वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था सप्लाई क्रंच, है ना, तो गिरती जा रही है, वो नहीं आती, आज इंडिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर इंडिया पहले से सोचता समझता और डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन खुद पहले से प्रोड्यूस करके वो स्टोर कर लेता, स्टॉक रिजर्व्स कर लेता, और इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो इम्पोर्ट जो है वो कम कर देता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंडसाइट इज़ 2020। देखिए यहाँ पे आ गया इडियम, हिंडसाइट इज़ 2020, बट दैट डज नॉट एक्सक्यूज अ लैक ऑफ फोरसाइट और एन इनएबिलिटी टू लर्न। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए हिंडसाइट इज़ 2020 का मतलब मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक्स को समझना आसान हो जाता है, कब समझता है कोई इंसान है, कोई पर्सन है, मिस्टेक्स को ईजिली कब समझता है, जब उसके साथ सिचुएशन हो जाती है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी बात करी गई है
कि इंडिया को अब समझ में आ जाएगा, है ना, यहाँ के लोगों को समझ में आ जाएगा, गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम आने से पहले ही हमको क्या करना चाहिए, स्टॉक्स हैं, रिजर्व्स हैं, पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए आने वाले वक्त के लिए। तो उसके बाद क्या बोला है, बट दैट डज नॉट एक्सक्यूज अ लैक ऑफ फोरसाइट और एन इनएबिलिटी टू लर्न। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, फोरसाइट रखनी चाहिए, मतलब फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, और आज की सिचुएशन से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बात एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ऑफ 2016, एग्जाम्पल देखें, इस योजना की बात हुई 2016 में बनाई गई थी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना should have triggered a concerned policy to secure LPG supplies and reserves। इसमें क्या बताया गया था, क्यों हुई थी ये, इसकी वजह से क्या हुआ था, LPG यूजेज जो है घरों में बढ़ गया था, और इंडिया ने क्या करा था, जब जब यूजेज बढ़ जाएगा LPG का तो क्या होगा, इंडिया ने क्या करा था, सिक्योर करे थे मोर LPG सप्लाई और रिजर्व्स। ठीक है, तो पहले से ही इंडिया ने सिक्योर कर लिए थे गैस के रिजर्व्स वगैरह, सप्लाई को बढ़ा दिया था। तो इसलिए इस योजना के थ्रू हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमें डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल और गैस का पहले से बंदोबस्त करना चाहिए था या इंतज़ाम करके रखने चाहिए, तो ये सिचुएशन जो है ख़राब नहीं होती, इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कमी आ रही है, ये नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं, रीड करें इस पैराग्राफ को। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं इस वाले पैराग्राफ को भी। दिस पुअर कोर सेक्टर परफॉर्मेंस कम्स ऑन टॉप ऑफ द न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी डेटा showing that the Indian economy is actually smaller than previously thought। क्या मतलब हुआ कि एक नया डेटा आया है, जीडीपी डेटा, वो क्या दिखा रहा है, उसमें जो डेटा आया है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट शो हुआ है। ठीक है, और इकोनॉमी जो है बहुत छोटी हो गई है, बहुत गिरावट आई है इंडियन इकोनॉमी में, और ये एक नेगेटिव सरप्राइज़ है, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि इतनी गिरावट भी इंडियन इकोनॉमी में आ सकती है। ठीक है, जैसे ये बताया ना, पुअर पुअर कोर सेक्टर परफॉर्मेंस, तो मतलब एक जो है नेगेटिव सरप्राइज़ है कि इंडिया का जो जीडीपी डेटा शो हुआ है बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट डेटा आया है। आगे बढ़ते हैं, फर्दर between 2022 to 23 and 2025 to 26, the contributions to GDP of key engines such as private consumption, capital formation, exports and imports have all fallen। क्या हुआ है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्राइवेट कंजम्पशन जो लोग खरीदते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ गिर चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया सब कुछ, प्राइवेट कंजम्पशन जो पीपल स्पेंड करते हैं मनी सामान खरीदने के लिए, गुड्स वगैरह खरीदने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इंडिया ट्रेड करता है, वो सब कुछ गिर चुका है इस रिपोर्ट में, जीडीपी रिपोर्ट में, और इस ईयर ये वाला डेटा शो हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, लेस बाइंग होगी, लोग कम खरीदेंगे, लेस इन्वेस्ट करेंगे, और लेस ट्रेडिंग होगी, तो क्या होगा, इकोनॉमी और ज़्यादा गिर जाएगी इंडिया की। आगे बढ़ते हैं, द शेयर ऑफ चेंज इन स्टॉक्स हैज़ नियरली डबल्ड, हाउएवर, मीनिंग दैट देयर इज प्रोडक्शन बट नॉट इनफ सेल्स। इसका मतलब क्या है, शेयर इन चेंज इन स्टॉक्स, इसका मतलब ये कि प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल्स नहीं हो पा रही, अनसोल्ड गुड्स हैं। ठीक है, और पीपल जो हैं वो बाय नहीं कर रहे गुड्स को, और अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा, आगे देखते हैं। सून द प्रोडक्शन टू विल रिड्यूस टू फॉल इन लाइन विद द सबड्यूड डिमांड। अगर गुड्स बेचे नहीं जाएंगे, लोग खरीदेंगे नहीं, तो कंपनीज क्या करेंगी, रिड्यूस कर देंगी प्रोडक्शन, और इसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमी और ज़्यादा गिर जाएगी। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ दिस लीड्स इनटू द इम्पैक्ट ऑफ करंट क्राइसिस। और ये सारी जो पहले वाली बातें हुई हैं वो और मिला के हमने पढ़ा था ना, दिस लीड इनटू
तो क्या है, ये इसके साथ मिल जाएंगी, किसके साथ, जो अब क्राइसिस आ रहे हैं, क्राइसिस आपको पता है आ रहे हैं गैस के, फ्यूल के, पेट्रोल के, तो ये सब मिलके क्या होगा, और ज़्यादा गिरावट आएगी। और क्या होगा, विद कमर्शियल फ्यूल सोर्सेज curtailed, oil prices at more than $100 a barrel, and global economic uncertainty at a high, economists and rating agencies are already downtrending India's growth outlook to about 6.5%। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो प्रॉब्लम्स पहले बताई गई हैं जीडीपी डेटा वगैरह में, उसके साथ अब जो क्राइसिस आ गए हैं कि जो फ्यूल सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, $100 का एक बैरल आ रहा है। और जो आने वाली ग्लोबल इकोनॉमी है उसके बारे में भी नहीं पता, जो पूरे वर्ल्ड में जिस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस तरह के सिचुएशंस आपके सामने हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में और ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे देखिए, आप बात है ये एक्सपर्ट्स की, इकोनॉमिक्स एंड रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, क्या कह रही हैं एक्सपर्ट्स, क्या कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो रेटिंग एजेंसीज वो क्या कह रही हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है कहाँ तक गिर सकती है, 6.5% तक गिर सकती है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ तक गिरावट आ सकती है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। आगे बढ़ते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है अब इंडिया को वो देखते हैं। परहैप्स इंडिया मच वांटेड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड resilience नीड अ मोर रियलिस्टिक असेसमेंट। राइटर्स क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह क्या कह रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जैसी सोची जाती है, जैसे बिलीव करी जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये जो आइडिया है कि इंडिया जो है बहुत स्टेबल है, रिजीलियंट है, ये दोबारा से इस पर रियलिस्टिक रीचेक हो। यहाँ पे जो वर्ड आया आप देख रहे हैं, रियलिस्टिक असेसमेंट, इसका मतलब होता है कि रियलिटी चेक करते हुए दोबारा से रीचेकिंग करी जाए इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ, पूरे पैराग्राफ का, कि डिमांड जो है वो कम है, ऊपर से क्या है, सप्लाई तो बहुत हो रही है, प्रोडक्शन बहुत हो रही है, लेकिन डिमांड जो है बहुत कम है, बाइंग लेस है। प्लस जो ऑयल के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, वो बहुत बढ़ चुके हैं। प्लस ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इनफैक्ट अभी भी हो रही हैं, चल रही हैं। इन सब की वजह से जो कंक्लूजन निकल रहा है क्या है, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल एडिटोरियल। अब जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी, सीयूईटी और जामिया के हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लास्ट पार्ट में जाएंगे, पार्ट 7 में। बाकी यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं रुकेंगे मेरे साथ, एंड लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग जीएस 3 की जो आंसर्स हैं किस तरह से लिखकर आएंगे आप, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी थीम पे। इंडियाज इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रिक्वायर अ रियलिस्टिक रीअसेसमेंट इन लाइट ऑफ रीसेंट कोर सेक्टर डेटा डिस्कस। ये मैंने आपको समझा दिया है। कोर सेक्टर डेटा मैंने आपको बताया ना, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसका डेटा देखते हुए जो अभी हाल ही में डेटा आया है, और जो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, ग्रोथ कम होती जा रही है, उसको एक रियलिस्टिक असेसमेंट की ज़रूरत है, रीअसेसमेंट की ज़रूरत है। इसको आप डिस्कस करें, कैसे डिस्कस करेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, बिगिन विद रीसेंट डेटा। आपको जो रीसेंट डेटा मैंने शो किया था, बताया था, वो आप बताएंगे क्या, डिक्लाइन इन कोर सेक्टर्स, जीडीपी रिवीजन, वीक डिमांड, ये सब मैंने आपको समझाया है, वो सब आप बताएंगे। उसके बाद मेंशन की कंसर्न्स, कॉन्ट्रैक्शन इन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज जो हमारे हैं इंडिया के, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं ऑयल एंड गैस के, वो बताएंगे। फॉलिंग कंजम्पशन और राइजिंग इन्वेंट्रीज, राइजिंग इन्वेंट्रीज मैंने आपको बताया था, स्टॉक बहुत होता जा रहा है, प्रोडक्शन बहुत है, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, हाईलाइट एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स बताएंगे, ग्लोबल टेंशंस, ऑयल प्राइस राइज, इंपोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है ना, जो इंडिया इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, ऑयल की जो प्राइस हैं बहुत बढ़ चुके हैं, ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो सब आप बताएंगे। नेक्स्ट कंक्लूड करेंगे विद वे फॉरवर्ड, मतलब कंक्लूजन जो आप देंगे, हम क्या कर सकते हैं आगे, उस तरह से कंक्लूड करेंगे। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट, डाइवर्सिफिकेशन और डिमांड रिवाइवल, ये सब आप बताएंगे अपने आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स एक्सपोजेज इट्स इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, एग्जामिन विद रेफरेंस टू रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, कैसे रखेंगे आंसर को, स्टार्ट विद इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑयल एंड गैस, ठीक है, इंडिया का इंपोर्ट बताएंगे आप, डिपेंडेंस कितनी है, खासतौर से ऑयल और गैस जो है हम बाहर से बहुत लेते हैं। लिंक विद जियो पॉलिटिकल रिस्क,
वेस्ट एशिया टेंशंस जो चल रही है, क्राइसिस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस जो इतने हाई हो चुके हैं गैस के और पेट्रोल के, डीजल के, ये सब आप बताएंगे। एक्सप्लेन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों का ये बताएंगे। सप्लाई क्रंच, इन्फ्लेशन, फिस्कल स्ट्रेस, ये सारे जो वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे जो यूज़ करे हैं, सप्लाई क्रंच, इन्फ्लेशन, फिस्कल स्ट्रेस, ये सब मैं आपको पीछे वोकैबलरी में पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको समझ में आने लगे होंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट है सजेस्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे क्या, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो, रिन्यूएबल पुश हो और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हो। सी सेट एनालिटिकल क्वेश्चन MCQ, देखें किस तरह से आता है सी सेट में एक क्वेश्चन। इस पे कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कंक्लूजन निकालना है आपको। ठीक है, और कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपको बेस्ट सूटेबल लग रहा है पैसेज को देखते हुए। रीड करें 4 ऑप्शंस एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। आंसर मैं लिख देती हूँ नीचे, लेकिन आप पहले रीड करें ताकि आपको सॉल्व करना या समझना आए पेपर के अकॉर्डिंग। सो करेक्ट आंसर जो है वो सी है, वीक डिमांड में फोर्स प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस फ्यूचर प्रोडक्शन। अगर डिमांड कम रहेगी तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो क्या करेंगे, फ्यूचर प्रोडक्शन अपनी कम कर देंगे। पार्ट 5B एडिटोरियल एनालिसिस समरी, इसमें क्या है मैंने आपको समरी लिख के बताई है, और ये अगेन आपको बता दूं मैं, अगर आपके GS आपको आंसर्स लिखने हैं या इंग्लिश कंपलसरी पेपर में आपके जो ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग वगैरह आता है, ये सब आपकी इसमें हेल्प होगी। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल पे ही है किस तरह से आप इसको एज अ समरी लिखेंगे। देखिए, द एडिटोरियल हाईलाइट्स डिसकम्फर्टिंग ट्रेंड्स इन इंडियाज इकोनॉमी including persistent contraction in core sectors, weak demand and rising external vulnerabilities due to energy import dependence and global escalation. It argues that a more prudent and realistic reassessment of macroeconomic fundamentals is necessary to address structural weaknesses and alleviate the emerging economic crisis. ठीक है, इस तरह से आप इसको एज अ समरी लिख सकते हैं। प्रिसाइज राइटिंग, ऐसे राइटिंग में भी आप इसी तरह से वोकैबुलरी यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस बना के आएंगे। पार्ट 5C किस में आता है, ये जो है आपका टॉपिक की थीम जो है एडिटोरियल की आएगी GS2 एंड GS3। GS3 इकोनॉमी में, ठीक है, द एडिटोरियल रिलेट्स टू इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हाईलाइटिंग स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन इंडियन इकोनॉमी। ये सब बता रहे हैं ना एडिटोरियल आज का, तो ये किस में आएगा, GS3 इकोनॉमी के पेपर में। ठीक है, पार्ट 6A UPSC मेंस और ऐसे थीम्स के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट थीम है आज के एडिटोरियल से, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड स्ट्रक्चरल वीकनेस। कहाँ पे यूज़ होगा ये टॉपिक, GS3 इकोनॉमी में, या ऐसे राइटिंग आ सकता है आपका। ऐसे राइटिंग किन थीम्स पे आएगा वो देखें। इज इंडियाज इकोनॉमिक स्लो डाउन सिस्लिकल और स्ट्रक्चरल एग्जामिन, यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस अफेक्टिंग इंडियाज कोर सेक्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका थीम हो सकता है एनर्जी सिक्योरिटी एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंस। कहाँ है, GS3 इकोनॉमी के पेपर में, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, या ऐसे भी आ सकता है। ऐसे कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चंस और ऐसेस कैसे आ सकते हैं आपके वो देख लीजिए। हाउ डज एनर्जी इम्पोर्ट डिपेंडेंस इफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, evaluate the impact of global geopolitical tensions on India's energy security। थर्ड देखिए टॉपिक थीम, पॉलिसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस फेलियर्स। कहाँ पे, GS2 गवर्नेंस, GS3 इकोनॉमी, या ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकते हैं। एनालाइज करना है, एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिसी फोरसाइट इन प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। नंबर 2, टू व्हाट एक्सटेंट डू गवर्नेंस गैप्स इफेक्ट इकोनॉमिक रिजिलियंस इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6B पार्ट 6B UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1 MCQs देखिए, प्रैक्टिस MCQs हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स अ कोर सेक्टर स्लो डाउन इन एन इकोनॉमी। रीड दी 4 ऑप्शंस देन आई विल टेल यू द आंसर। आप रीड करिए एटलीस्ट, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके किस तरह से आपको जो है MCQs ख़ास तौर से प्रीलिम्स के पेपर में सॉल्व करने हैं, किस तरह से आते हैं वो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए आप रीड ज़रूर करें ऑप्शंस को, 4 ऑप्शंस को रीड करें जल्दी से। सो आंसर इज बी, रिडक्शन इन आउटपुट ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको
कौन सा स्टेटमेंट सही है वो करेक्ट करना बताना है, ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, रीड द 3 ऑप्शंस फास्ट। आंसर जो है करेक्ट बी है, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट इंडिकेट्स डिमांड स्लो डाउन इन इकोनॉमी। ये मैंने आपको समझाया अभी आर्टिकल में से। रीड दी 4 ऑप्शंस। आंसर इज सी, एक्यूमुलेशन ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रही, डिमांड जो है स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो है लोग खरीद नहीं रहे गुड्स वगैरह को, इन्वेंट्रीज बहुत हो गई है, स्टॉक बहुत है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखें। अ सस्टेन्ड increase in global crude oil prices is most likely to read the 4 options. Answer is C, increase inflationary pressures and widen fiscal deficit. Question number 5, which of the following policy measures is most appropriate to enhance energy security? Read the 4 options. Answer is C, diversifying energy sources and building strategic reserves. Now we are on part 7, very important for all the aspirants. First question, what is the main idea of the passage? Read the 4 options. क्या है आइडिया आज के पैसेज से, क्या निकलता है, क्या समझ पाए आप लोग? आंसर इज बी, इंडियाज इकोनॉमी फेसेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस एंड नीड्स रीअसेसमेंट, है ना, ये मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल। आपके अकॉर्डिंग क्या सूटेबल टाइटल हो सकता है? ये 4 ऑप्शंस में से बताइए, आप मुझे सोचिए, रीड आउट करिए। आंसर इज सी, इकोनॉमिक्स कंसर्न्स एंड नीड फॉर रीअसेसमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। क्या कंक्लूजन निकलता है आपके अकॉर्डिंग पैसेज का? रीड करें ये 4 ऑप्शंस ABCD। आंसर इज बी, इंक्रीजिंग स्टॉक लेवल्स इंडिकेट वीक कंजप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड प्रूडेंट इन द पैसेज मीन्स। प्रूडेंट का मतलब क्या है पैसेज में से, बताएं। 4 ऑप्शन है आपके पास, केयरलेस है, वाइज है, एग्रेसिव है या लेजी है। मैंने आपको वोकैबलरी में भी ये वर्ड कराया था, प्रू प्लस डेंट, है ना। मैंने इसको डिवाइड कर दिया था नेमोनिक याद रखने के लिए, और देखिए मुझे यहाँ तक अभी तक याद भी है। प्रूडेंट मतलब प्रॉफिट प्लस स्टूडेंट, है ना। और पिक्चर भी दिखाई थी कि स्टूडेंट जो है वो इमेजिन कर रहा था पैसों को और ग्रोथ को, ग्राफ भी बना हुआ था वहाँ पे। तो क्या होगा इसका मतलब? आंसर इज बी, वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। क्या है टोन ऑथर की आज के आर्टिकल में? एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, है ना, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल टू द पैसेज विच सेक्टर हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सेवरल मंथ्स। ये मैंने आपको बताया था, कौन सा सेक्टर सेवरल मंथ से कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, मतलब सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है इंडिया का। रीड दी 4 ऑप्शंस एंड थिंक। आपको सोचना है। देखिए मैं लाइव क्लासेस तो ले नहीं पाती हूँ ना एडिटोरियल की, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस में आपसे इसलिए बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप ऑप्शंस और क्वेश्चंस को रीड करें। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैं आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँ एडिटोरियल पे, लेकिन अभी जो है उस पर आप सोचिए और समझिए। आंसर सी है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर, है ना। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है। डोमेस्टिक याद रखेंगे, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड डोमेस्टिक नेचुरल गैस सेक्टर्स जो है इंडिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट सही है पैसेज के अकॉर्डिंग, देखें बताएं, रीड करें 4 ऑप्शंस और सोचिए। आंसर इज बी, प्रोडक्शन इज हाई बट डिमांड इज वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस पैसेज। क्यों लिखा है आज एडिटर ने ये एडिटोरियल? आंसर इज सी, टू एनालाइज इकोनॉमिक इश्यूज एंड सजेस्ट रीअसेसमेंट, ताकि हम एनालाइज कर सकें लोग इकोनॉमिक इश्यूज को, सजेस्ट किया जा सके रीअसेसमेंट इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड एलिविएटेड इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। एलिविएटेड मतलब का आपको सिनोनिम बताना है, और मैंने ये आपको वोकैबलरी में कराया है वर्ड। क्या मतलब होता है इसका और क्या हो सकता है सिनोनिम इसका? रिड्यूस्ड। आंसर इज बी। ठीक है,
ओके, एलिवेट का मतलब मैंने आपको बताया था रिड्यूस करना या ईज करना, कम कर देना। एक डॉक्टर और पेशेंट की पिक्चर भी दिखाई थी मैंने आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। रीड दी 4 ऑप्शंस फर्स्ट और सोचिए कौन सा सही नहीं है। आंसर इज बी, डिमांड इन द इकोनॉमिक इज स्ट्रॉन्ग एंड राइजिंग। ये गलत है स्टेटमेंट ना, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया एडिटोरियल में। तो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। आपको समझ में भी आया होगा, ये एडिटोरियल आसान भी लगा होगा। क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखा करिए, समझ के पढ़ा करिए, ठीक है। डू गिव योर फीडबैक्स एंड कमेंट्स। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। सो ताकि मुझे भी पता लगे कि वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, समझ में आ रहा है, तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ आई एम डूइंग अ गुड कॉज, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करा करिए, फीडबैक्स दिया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग के साथ। इसको शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएँ, उनको समझ में आए कैसे रीड करना है, कैसे समझना है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को एडिटोरियल के। एंड जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, आज मेरी वीडियो से देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करके जाएँ चैनल को, बेल बटन क्लिक कर लीजिए, अपडेट्स आते रहेंगे आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, thank you for the subscriptions and everything. I will be meeting you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.